वन वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीसेस मंथन। आज है 4 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले मैंने कल जो आपसे पूछा था जीआई टैग का कि सबसे पहले जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था, तो जो दार्जिलिंग की टी है उसको मिला था। और किस सन में मिला था, तो 2004 में मिला था। अब शुरू करते हैं आज की न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है बीपीसीएल खेल छात्रवृत्ति पहल 2025। तो ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो बीपीसीएल है उसने खेल छात्रवृत्ति पहल शुरू की है। इसमें जो यंग प्लेयर्स हैं, युवा खिलाड़ी हैं, उनको फाइनेंशियल एड दी जाएगी ताकि उन्हें सही तरीके से उनका प्रशिक्षण किया जा सके और उनका जो कंपटीशन है उसमें उनको सहायता की जा सके। तो इसका जो आयोजक है वो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और इसको लॉन्च करने की जो डेट है वो है 3 अप्रैल 2025। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2025। और इसे आयोजन स्थल इसका क्या है, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी उत्तर प्रदेश में जो है आपका। और इसकी जो आयोजन तिथि है वो 4 से 15 अप्रैल 2025 के लिए है। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम जो कि उत्तर प्रदेश झांसी में है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है फुट एंड माउथ रोग का प्रकोप है। तो इसे आप याद रखेंगे कि हंगरी में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। जो हमारे लाइफ स्टॉक्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनमें होता है, स्पेशली जो गाय और बफेलो वगैरह होते हैं उनमें ये रोग देखा जाता है। तो प्रकोप स्थान है ये उत्तर पश्चिमी हंगरी। पहला जो मामला आया था 50 वर्षों बाद अब जाकर के 2025 में फिर से ये देखने को मिला है। इससे इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसे हम जूनोटिक डिजीज़ भी बोलते हैं, जो एनिमल्स वाली होती हैं डिजीज़ उन्हें कहते हैं। ये सेना तैनात इस रोग के लिए की गई है हंगरी में। तो आप इसे याद रखिएगा कि फुट एंड माउथ रोग का प्रकोप हुआ है और 50 वर्षों के बाद 2025 में ये रोग फिर से हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है वारंगल चपाटा मिर्च को मिला जीआई टैग। तो जीआई टैग बहुत इस समय न्यूज़ में है, तो आप ये याद रखिएगा। और मैंने पूछा भी था आपसे कि कमेंट सेक्शन में कि किसको सबसे ज़्यादा अभी तक जीआई टैग मिले हैं, तो आज मैं फिर से पूछ रही हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है वो। तो तेलंगाना में ये मिला है चपाटा मिर्च को, वारंगल चपाटा मिर्च को जीआई टैग मिला है। और इसकी अगर विशेषताएं देखें तो गोल आकार, चमकदार लाल रंग है, कम तीखी होती है, कैप्सिकम ओलियोरेसिन गुणों से भरपूर होती है। तो यूपीएससी में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर उससे डायरेक्ट फैक्चुअल ना पूछ करके थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया जाता है। तो उसमें स्टेट आपसे चेंज कर देंगे या बोल देंगे कि बहुत ज़्यादा तीखी है। तो जो डिटेल वाली इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा पूछी जाती है। यूपी के एग्ज़ाम्स में या स्टेट के एग्ज़ाम्स में आपसे फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है। मे बी आपसे मैचिंग के लिए पूछ लिया जाए, तो आप इसे याद रखिएगा कि वारंगल चपाटा मिर्च जो है वो कहाँ की है, तेलंगाना की है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है भारत चीन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर बधाई संदेशों का आदान प्रदान। तो अभी आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि हम जो भी मसले हमारे बीच में है वो हम वार्ता से ही सुलझाएंगे, जिसे बहुत वहाँ के जो शी जिनपिंग है उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से लिया था, उन्हें ये चीज़ अच्छी लगी थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये 75वीं वर्षगांठ है और भारत से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बधाइयों का आदान प्रदान हुआ है। और बहुत सारी जो है वो चीज़ें रहती हैं, भारत चीन संबंधों की बहुत सारी इश्यूज़ भी रहते हैं। उसी के बीच में भारत चीन ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट के अब जज करेंगे संपत्ति का सार्वजनिक ब्यौरा। जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा कि यशवंत वर्मा जो हैं उनके घर में बहुत ज़्यादा कैश मिला था, उसके बाद से ही काफ़ी दिन से ये न्यूज़ में है कि तो अब ये फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों ने ये घोषणा की है कि जो भी जजेस हैं उन्हें अपनी एसेट्स का घोषणा करना पड़ेगा। और इसमें जजों की संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके अपलोड करना पड़ेगा कि सब ट्रांसपेरेंसी रहे। घोषणा का आधार है दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा। जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा के घर में बहुत ज़्यादा कैश भी मिला था। इससे पूर्व 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने के जजों ने संपत्ति की घोषणा की थी। तो 2009 के बाद में
2025 में ये चीज़ हो रही है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि टैरिफ से रिलेटेड है, और अमेरिका ने टैरिफ नीति अपनी लागू की है, जिसमें सब जो भारत को है उस पर 27% पारस्परिक शुल्क लगाया है। नया टैरिफ में अमेरिका ने 60 प्लस देशों पर 10 से 50% तक शुल्क लगाया है, जिसमें भारत का जो शुल्क है, जो टैरिफ है, वो है कितना, 27%। इससे जो इस टैरिफ से अगर हमें फ़ायदा होगा तो वो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक्स है, गारमेंट्स है, लेदर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो इसे याद रखिएगा। और इसके अलावा चीन पे 34% लगाया है, बांग्लादेश में 37, वियतनाम में 46, और ये मैंने आपसे कल भी बताया था कि कंबोडिया में सबसे ज़्यादा परसेंट लगाया है, 49% का शुल्क इसमें लगाया गया है। अगर हम ये देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन सी चीज़ों पे आ रहे हैं इस टैरिफ के बाद में, तो समुद्री उत्पाद जो है, मेडिकल उपकरण जो है, उसके एक्सपोर्ट पे हमारा असर पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है कि भारत अमेरिका टैरिफ और व्यापार समझौता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को हमें 500 मिलियन अरब डॉलर तक ले जाने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। और इसमें भारत व्यापार में अमेरिकी हिस्सेदारी को, जो एक्सपोर्ट है वो हमारा 18% और इंपोर्ट जो है वो 6.22% तक का रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है महान क्रांतिकारी असित रंजन भट्टाचार्य। तो असित रंजन भट्टाचार्य जो है वो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं, आपने पढ़ा भी होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अनुशीलन समिति का जो गठन है वो कब हुआ था, 1902 में हुआ था। और इसको किसने गठित किया था, तो सतीश चंद्र बोस और पी मित्रा, या फुल नेम जो है उनका बैरिस्टर प्राणनाथ मित्रा है, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। अनुशीलन समिति हम सभी पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन कौन से और भी लोग थे इस समिति में, तो अरविंद घोष थे, चित्तरंजन दास थे। एक फीमेल का अगर पूछ लिया जाए महिला, तो सरला देवी करके हैं, उनका नाम था। सुरेंद्र नाथ टैगोर हैं। तो ये सब इस समिति के सदस्य रहे हैं। तो आपको इसे याद रखना है कि इसी के साथ में आपका करंट और स्टैटिक दोनों रिवाइज हो रहा है। अगर हम असित रंजन भट्टाचार्य के बारे में जाने, तो इनका जन्म आज ही हुआ था। अविभाजित भारत मतलब बांग्लादेश का अब हिस्सा हो गया है वो। और ये अनुशीलन समिति से जुड़े थे। इन्होंने 13 मार्च 1933 को हाट खोला रेलवे स्टेशन पर सरकारी धन लूटने का प्रयास किया था, और 2 जुलाई 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इन्हें याद रखिएगा। असित रंजन भट्टाचार्य किस समिति से जुड़े थे, तो अनुशीलन समिति से जुड़े थे। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी। पी मित्रा और सतीश चंद्र बोस ने की थी, एस सी बोस ने की थी, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ में चल रहा है वो है आपका वक्फ संशोधन विधेयक 2025। अब इसमें होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जब स्थायी रूप से चल और अचल संपत्ति को धार्मिक रूप से या धार्मिक हितकारी कार्यों में लगाया जाता है, जो एसेट होती है, तो वो वक्फ की संपत्ति इसको बोली जाती है। इसमें भी एक धारा 40 है, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसमें लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य 1995 का जो था उसमें वक्फ संशोधन विधेयक में संशोधन करना है। तो आपसे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मे बी मेंस में भी क्वेश्चन इससे बन जाए क्योंकि न्यूज़ में है, और आज राज्यसभा में भी ये पारित हो गया है। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस में संशोधन किया गया, तो 1995 वाला जो है उसमें संशोधन किया गया है। इसमें सबसे विवादास्पद जो बदलाव है वो धारा 40 में किया गया है। ठीक है, तो इसमें इस वजह से कंट्रोवर्सी में भी है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगर हम देखें इसका हिस्ट्री क्या रही है, तो मुसलमान जो है वक्फ वैधता अधिनियम 1913 पारिवारिक वक्फ की अनुमति दी है, जिसके बाद परोपकारी उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसमें वो सारी एसेट्स आएंगी जो धार्मिक रूप से या वेलफेयर के लिए होंगी, उससे रिलेटेड था। फिर 1923 में आया था, 1930 में भी आया था, मतलब संशोधन होते रहे हैं इसमें। 1954 में राज्य वक्फ बोर्ड का गठन भी हुआ था, और इसके अलावा केंद्रीय वक्फ परिषद की भी स्थापना हुई थी 1964 में। भारत में अगर देखें तो वक्फ संपत्तियां जो है वो 8.72 लाख हैं। तो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। सबसे ज़्यादा अगर हम ये देखें तो सबसे ज़्यादा जो संपत्तियां हैं वो हमारी यूपी में है।
इसे भी आप देख सकते हैं कि 2.17 लाख संपत्तियाँ, इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाता है। और अभी बहुत सारी इसमें चीज़ें होती रहेंगी, नया नया आता रहेगा, तो जब ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा, ये बिल पूरी तरीके से पास हो जाएगा, तब हम इसके बारे में फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है बिम्स्टेक सम्मेलन में भारत थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी पे जोर दिया गया है। इसका आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ है? बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पे गए हैं। इसमें मेज़बान नेता कौन है? थाईलैंड बैंकॉक में हुआ, ये आपको याद रखना है। इसमें पेट्रो गर्तान शिनावात्रा जो है इसके पीएम जो है, उन्होंने मेज़बान नेता हैं। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में इस पर ध्यान दिया गया है स्पेशली। और सहयोग क्षेत्र कौन कौन से? हमारा रक्षा, व्यापार, पर्यटन पे ध्यान दिया गया। अगर हम बिम्स्टेक देश देखें कौन कौन से हैं, तो है हमारा भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं पर रिपोर्ट है। तो सबसे बेहतर क्षेत्र अगर हम देखें तो पश्चिमी यूपी के गांव बुनियादी सुविधाओं के मामले में सबसे आगे हैं। और अगर सबसे पिछड़ा क्षेत्र देखें तो पूर्वांचल के जो गांव हैं वो सबसे पिछड़े हुए हैं। तो ये एक न्यूज़ मतलब ये रिपोर्ट है, इसमें आकलन किया गया है कि नियोजन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी राजस्व गाँवों में 39 मूलभूत सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया है, क्योंकि हमारे यूपी स्पेशल के लिए ये इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। और इसमें कई श्रेणियों में बांटा गया है, ABCD श्रेणियों में बांटा गया है इसे। और आर्थिक क्षेत्रवार रैंकिंग दी गई है, जिसमें प्रथम स्थान पश्चिमी यूपी को मिला है और 107 अंक मिले हैं। फिर मध्य यूपी है, फिर बुंदेलखंड है और सबसे निचले उस पर है हमारा पूर्वांचल। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी वही अमेरिकी टैरिफ वृद्धि से क्या असर पड़ेगा, तो ये जब सारा कंपाइल हो जाएगा तो हम इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कृषि निवेश को सुव्यवस्थित करता है। तो भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश को, इन्वेस्टमेंट को और सरल बनाने के लिए एक कृषि निवेश नामक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक लेकर के आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर के आएँ और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी हो इसमें। यह फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इसके लिए सूचनाओं को एकत्रित करेगा। कौन सा? हमारा कृषि निवेश नामक एक डिजिटल पोर्टल है जो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है छत्तीसगढ़ की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना। अब ये पहली है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड कोरबा जिले में अपनी पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की स्थापना की है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जेम ने 1 मिलियन मानव संसाधन की भर्ती की सुविधा प्रदान की। तो सरकारी ई मार्केट प्लेस आपको पता ही होगा, जेम पोर्टल, इसने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 मिलियन से अधिक जनशक्ति संसाधनों की भर्ती की सुविधा प्रदान करके उपलब्धि दर्ज की है। जेम पोर्टल में जाकर के सामान आपका मिलता है, तो ये गवर्नमेंट का होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस डिजिटल खरीद मंच का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये चल रहा है, तो इसे आप याद रखेंगे जेम पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कच्चातीवू द्वीप को पुनः प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु का संकल्प। तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, कच्चातीवू आइलैंड हमारा जो है उससे रिलेटेड है, श्रीलंका और तमिलनाडु से रिलेटेड है। तमिलनाडु विधानसभा ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत सरकार से श्रीलंका से कच्चातीवू द्वीप वापस लेने के लिए आग्रह किया गया है। तो जब भी कोई लोकेशन न्यूज़ में रहती है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या हमारा यूपीपीसीएस का, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तमिलनाडु से रिलेटेड है और ये श्रीलंका के पास है, तो उसी से रिलेटेड हमारी ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है रोंगाली बिहू। तो बिहू आपको पता ही है, असम से रिलेटेड है। और रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, असम का त्यौहार है। अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। इसे असमिया नववर्ष भी बोला जाता है। कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। तो अगर इनके हिसाब से पूछ लिया जाता है रोंगाली बिहू किससे रिलेटेड है, तो वो है हमारा असम से रिलेटेड है। NK-33 ओसा AK मिसाइल सिस्टम, ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है। भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर ने 30 मार्च 2025 को गोपालपुर सी बॉर्डर्स फायरिंग रेंज में लाइव मिसाइल फायरिंग अभ्यास के दौरान अपनी परिचालन तत्परता का प्रदर्शन किया है। 9K-33 ओसा AK मिसाइल प्रणाली इसमें शामिल थी। तो आप इसे याद रखेंगे, वायु रक्षा कोर से ये रिलेटेड है। तो आज की न्यूज़ यही थी।
और आपसे जो भी मैंने पूछा है वो आप इसे ज़रूर आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और इस डिस्कशन से रिलेटेड आपका कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।